वेलकम टू द पार्थ द लर्निंग हब। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ाई चल रही होगी आपकी। तो आज हम लोग क्लास 9th ज्योग्राफी सब्जेक्ट का चैप्टर फर्स्ट सिर्फ टेक्निकल चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। इस पे ऑलरेडी एक वीडियो अपलोडेड है इसी चैनल पे, जहाँ पे लाइन बाय लाइन आपको बताया गया है। हम सिर्फ टेक्निकल चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे, जैसे कि लोकेशंस किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, आकार कैसे होता है, कैसे हम लोग दिखाते हैं, टाइम जोन क्या होता है, किस तरह से, इन सारी चीज़ों के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। तो आप और आपसे रिक्वेस्ट है कि आपका एक एक लाइक हमारे लिए मोटिवेशंस की काम करती है। तो प्लीज़ आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को मदद करने के लिए आप इसको शेयर भी कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इंडिया की साइज एंड लोकेशन। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि साइज क्या होता है। तो साइज वो होता है किसी भी चीज के द्वारा वो कितने एरिया को कवर करता है, दैट इज साइज। फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी जो स्क्वायर ड्रॉ किया है, अभी जो मैं वर्ग ड्रॉ किया हूं, ये वर्ग येलो पार्ट, इस येलो पार्ट को, इस पीले रंग को कवर कर रहा है, इतने एरिया को ये कवर कर रहा है, ये इसका साइज हो गया। साइज कहने का मतलब एरिया, बेसिकली यही होता है कि वो एरिया क्या है उसका। तो ये होता है साइज आपका। नेक्स्ट होता है लोकेशंस। क्या होता है इसको समझते हैं। तो हम क्या देखते हैं, किसी चीज के रिस्पेक्ट में कोई चीज कहाँ पे है, दैट इज योर लोकेशंस। अगर हम देखते हैं कि स्पेस में अर्थ कहाँ है, तो वो अर्थ का लोकेशन हो गया। इस स्पेस में सन कहाँ है, वो सन का लोकेशन हो गया। तो इसी तरह से मैप पे कोई भी कंट्री, कोई भी स्टेट, कोई भी विलेज, कोई भी टाउन कहाँ पे है, दैट इज द लोकेशंस ऑफ दैट विलेज, स्टेट एंड सो। तो चलिए हम लोग समझते हैं बिना एक पल गंवाए कि लोकेशंस कैसे हम लोग डिनोट करते हैं मैप पे। तो हम लोग देखते हैं ग्लोब पे दो तरह की लाइनें होती हैं, एक तो पश्चिम से पूरब की तरफ, एक तो ईस्ट वेस्ट की तरफ होती है, और दूसरा होता है नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, यानी कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर। तो इस तरह की दो लाइनें हैं, हम यहाँ पे ड्रॉ करके आपको और क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो लाइनें हैं पश्चिम से पूरब की तरफ, पता ही होगा कि मैप में हमेशा आपको ऊपर की तरफ नॉर्थ होता है और मैप में जो नीचे होता है वो साउथ होता है, ये साउथ होता है, और राइट हैंड की तरफ आपका ईस्ट होता है और लेफ्ट हैंड की तरफ वेस्ट होता है। मतलब ये उत्तर होता है, ये दक्षिण होता है, और ये राइट हैंड की तरफ, दाहिने हाथ की तरफ पूरब होता है, और बाएं हाथ की तरफ पश्चिम होता है। तो ये आपका बेसिक चीज है, इंफॉर्मेशन से जो हमको इसको अंडरस्टैंड करने में मदद होगी। तो अब हम देखते हैं जो वेस्ट से ईस्ट की तरफ, जो पश्चिम पूरब की तरफ लाइनें ड्रॉ हुई है, जैसे कि ये हो गया, ये जो लाइंस हैं ये सारे अक्षांश कहे जाते हैं, ये सारे लैटिट्यूड कहे जाते हैं। और जो उत्तरी ध्रुव की तरफ से दक्षिणी ध्रुव की तरफ आती है, इसको हम लोग देशांतर कहते हैं, लॉन्गिट्यूड कहते हैं। तो इन दोनों लाइनों की मदद से हम लोग किसी भी जगह का लोकेशंस बताते हैं कि कोई भी जगह कहाँ है। अब इसमें हम लोग ऑलरेडी पिछले सेक्शंस में, पिछले क्लास में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके होते हैं कि जो 0 डिग्री होता है उसको हम लोग बोलते हैं इक्वेटर, जो 23.5 डिग्री होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में उसको हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, एंड जो साउदर्न हेमिस्फीयर में 23.5 डिग्री होता है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो चलिए इसमें हम लोग उन टॉपिक को स्किप करके अब हम लोग समझते हैं इंडिया का लोकेशन हम लोग कैसे बताते हैं। इसके लिए हम लोग मैप को थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि अच्छे से विजिबल हो सके। अब हम देखते हैं कि इंडिया का नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट ये है, और ये कहाँ पे जाता है, यहाँ पे जा रहा है। फिर हम लोग देखते हैं क्या कि इंडिया का साउदर्न मोस्ट पार्ट कहाँ पे है, तो ये है, और ये आपको यहाँ पे जा रहा है। तो ये 0 डिग्री है, तो 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, इस तरह से करके जब हम लोग यहाँ पे काउंट करेंगे तो यहाँ पे आएगा 8, और इस तरह से यहाँ पे 30 है तो 31 32 33, तो यहाँ पे आएगा 37। तो अब हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं और आपको डिनोट करके दिखाते हैं।
तो ये रहा आपका उत्तरी गोलार्ध में, क्योंकि ये तो आपका उत्तरी गोलार्ध है, ये तो आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, ये तो आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है। और चूंकि ये जो 0 डिग्री देशांतर होता है, ये भी दो दिशाओं का फॉर्मेशन होता है। यहाँ से इसके राइट साइड में ईस्ट होता है और लेफ्ट साइड में, राइट साइड में ईस्ट होता है और लेफ्ट साइड में वेस्ट होता है। तो इंडिया का पोजीशन नॉर्थ ईस्ट में है, क्योंकि ये रीजन जो आपका है ये टोटल नॉर्थ ईस्ट है, ये टोटल नॉर्थ ईस्ट है, ये टोटल रीजन नॉर्थ ईस्ट है। तो इस तरह से हम लोग इंडिया की जब इंडिया के लोकेशंस को डिनोट करेंगे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के द्वारा, अक्षांशीय और देशांतरीय रेखाओं द्वारा, तो हम लोग सिर्फ नॉर्थ और ईस्ट का ही यूज करेंगे। मतलब कि नॉर्दर्न लैटिट्यूड और ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड के हेल्प से इसको हम लोकेट करेंगे। तो ये है आपका 8 डिग्री एंड 4 मिनट नॉर्थ, जो कि ये लाइन है, ये लाइन है आपका ये लाइन है आपका 8 डिग्री एंड 4 मिनट नॉर्थ। फिर ये लाइन है आपका 37 डिग्री एंड 6 मिनट नॉर्थ, ये लाइन है आपका, जो ब्लैक से यहां पर मैंने ड्रॉ किया, ये लाइन है। चलिए अब हम लोग तो ये देख लिए कि इसका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लैटिट्यूडनल एक्सपेंशन कितना, लैटिट्यूड इसका कितना है। अब हम लोग इसका देखते हैं कि लॉन्गिट्यूड क्या है। अब इंडिया का लॉन्गिट्यूड यहाँ पे है, ये 68 डिग्री एंड 7 मिनट एंड 97 डिग्री एंड 25 मिनट, ये दोनों ईस्ट में है। अभी मैंने बात किया कि यहाँ से दिशा का, डायरेक्शंस का फॉर्मेशन होता है ईस्ट वेस्ट 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड से, और इंडिया यहाँ पे ईस्ट में है, तो जाहिर सी बात है लॉन्गिट्यूड जब हम इसका मेन एक्सपेंशंस लिखेंगे तो ईस्ट ही देंगे। तो अब हम लोग देखते हैं ये कैसे होता है। चलिए, तो इंडिया का जो वेस्टर्न मोस्ट पार्ट है वो है ये, और यहाँ से ऐसे आता है, फिर ऐसे ये कर्व बनता है तो यहाँ पे जाता है। कहने का मतलब ये हुआ आपका 68 डिग्री एंड 7 मिनट ईस्ट। और फिर इंडिया का जो ईस्टर्न मोस्ट पार्ट है वो है अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे, और ये आपको यहाँ पे आती है ऐसे करके, यहाँ पे आती है, और ये है आपका ये। तो इस तरह से हमने देखा कि इंडिया का लोकेशन क्या है और इसको हम लोग मैप पे कैसे डिनोट करते हैं, ये तो हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से समझ लिया। अब हम लोग देखते हैं कि इंडिया का साइज क्या है, इसका आकार क्या है। कहने का मतलब बेसिकली इसका एरिया क्या है और वर्ल्ड के रिस्पेक्ट में इसका पोजीशन क्या है। तो चलिए फिर हम लोग एरिया की बात करते हैं। तो ये आपका जो इंडिया है वो येलो पार्ट से डिनोट किया गया है। यहाँ पे ये जो आपका इंडिया है ये टोटल येलो पार्ट आपका इंडिया है। और इंडिया के एरिया की बात करें तो ये है आपका 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। अब जब हम इसको इंडियन सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं तो हम लोग देखते हैं क्या होता है, देखते हैं, चेक करते हैं। आप लोग इसको समझने की भी कोशिश कीजिएगा, एक नया टर्म भी सीख लीजिएगा। तो मिलियंस कैसे लिखते हैं, तो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000 एंड मिलियन। अब इसको हम इंडियन सिस्टम में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, तो 22 लाख। तो 22 लाख यानी कि इंडिया का एरिया अगर हम लोग स्क्वायर किलोमीटर में इंडियन प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग देखें तो
32,80,000 स्क्वायर किलोमीटर है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका भारत तथा विश्व, इंडिया एंड द वर्ल्ड। यहां पे हम लोग कुछ और भी टेक्निकल चीजों को समझने की कोशिश कर लेते हैं, फिर प्रोसीड करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो और क्या है, तो हम लोग देखते हैं क्या कि जब हम लोग को टाइम का कैलकुलेशन करना पड़ता है, अगर हम गौर से देखें तो इस ग्लोब पे आपको 180 लैटिट्यूड ईस्ट में मिल जाएंगे और 180 लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड 180 लॉन्गिट्यूड ईस्ट में मिल जाएंगे एंड 180 लॉन्गिट्यूड आपको वेस्ट में मिल जाएंगे। इस तरह से आपको टोटल कितने लॉन्गिट्यूड मिल जाएंगे, तो 360। और इंडिया एक बार रोटेट करता है अपने एक्सिस पे, तो 360 लॉन्गिट्यूड रोटेट किया, घूमा। और इंडिया को एक बार अपने अक्ष पे घूमने के लिए उसको टाइम लगता है 24 आवर। दैट मीन्स 24 आवर में वो मूव करता है 360। 24 आवर में मूव करता है 360 डिग्री। तो 1 आवर में मूव करेगा, 1 आवर मूव करेगा 360 बाई 24। इसका मतलब ये हुआ कि ये 15 डिग्री मूव करेगा। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। 24 आवर में ये 360 डिग्री मूव करता है, तो 1 आवर में 360 बाई 24 दैट मीन्स 15 डिग्री मूव करेगा। यानी कि जब अर्थ 15 डिग्री मूव करता है तो उसमें टाइम लग जाता है आपको 1 आवर। इसका मतलब ये हुआ कि जिस कंट्री का एक्सपेंशन सिर्फ 15 डिग्री ही होगा, लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन सिर्फ 15 डिग्री ही होगा, तो उसके ईस्टर्न मोस्ट पार्ट और वेस्टर्न मोस्ट पार्ट में आपको टाइम में डिफरेंस हो जाएंगे 1 आवर का। लेकिन इंडिया का आप देखिए, इंडिया का जो है वो आपको 68.7, इसको हम लगभग में मान लेते हैं कि 67 और इसको हम 97 मान लेते हैं, तो ये जो एक्सपेंशन हुआ कितने डिग्री का हुआ, तो लगभग 30 डिग्री का। तो अभी हम लोगों ने फाइंड किया था 15 डिग्री पे 1 आवर का डिफरेंस होगा, तो 30 डिग्री में कितने आवर का डिफरेंस होगा, 2 आवर का होगा। तो इंडिया का जो वेस्टर्न मोस्ट स्टेट है गुजरात और ईस्टर्न मोस्ट स्टेट है अरुणाचल प्रदेश, इन दोनों के बीच में ये जो लॉन्गिट्यूड है, लॉन्गिट्यूड का डिफरेंस है वो टोटल 30 डिग्री का है। तो 30 डिग्री का है तो इसका मतलब 2 आवर का डिफरेंस हो जाएगा। तो फिर आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि फिर सर जो भी गुजरात में होंगे उनके घड़ी का टाइम 2 घंटे तो पीछे ही होगा जो भी अरुणाचल प्रदेश में होंगे उनके। तो ऐसी बात नहीं है। इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए और एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए, प्रशासनिक सुविधा के लिए, क्योंकि एक ही कंट्री में 2 तरह के टाइम हो जाए तो ये दिक्कत होगी। तो इसको सॉल्व करने के लिए इंडिया का एक स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन बनाया गया है, जो कि यूपी स्टेट के मिर्जापुर विलेज से, इलाहाबाद शहर के मिर्जापुर विलेज से पास करता है। और ये होता है 32 डिग्री एंड हाफ मिनट, 32.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, यानी कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन है, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य के इलाहाबाद शहर के मिर्जापुर गांव से पास करता है। ये वैसे ही है जैसे कि 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड आपके यूरोप कॉन्टिनेंट के लंदन लंदन शहर के, इंग्लैंड कंट्री के लंदन शहर के ग्रीनविच शहर से पास करता है। चलिए तो अब हम लोग डिस्कशन करते हैं भारत और विश्व के बारे में। तो इससे पहले हम लोग थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं कि इंडिया का एरिया वाइज अगर देखें तो
क्या पोजीशन है वर्ल्ड में? तो इंडिया का पोजीशन वर्ल्ड में 7th है। इस पिछले वाले वीडियो में इसको बहुत ही अच्छा से डिस्क्राइब किए हैं नमन सर। तो इस तरह से देखते हैं पोजीशंस कैसे डिक्रीज होते जा रहा है एरिया वाइज। तो रशिया फर्स्ट नंबर पे, कनाडा है सेकंड, यूएसए थर्ड, चाइना फोर्थ, ब्राजील फिफ्थ, ऑस्ट्रेलिया सिक्स्थ एंड इंडिया सेवेंथ। अनफॉर्चुनेटली पॉपुलेशंस के मामले हम लोग सेकेंड स्थान पे हैं और बहुत जल्दी हम लोग पहले स्थान पे भी आ जाएंगे। चलिए हम लोग टॉपिक से बिना भटके सीधे आते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि इंडिया का जो विस्तार है पूर्व से पश्चिम की तरफ और पश्चिम से पूर्व की तरफ वो कितना है। तो इंडिया की विस्तार पूर्व से पश्चिम की तरफ है आपका 2933 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण की तरफ जो विस्तार है वो है आपका 3240 किलोमीटर। लगभग सेम ही है, लेकिन फिर भी जो उत्तर से दक्षिण का विस्तार है ये कुछ ज़्यादा लगता है और पूर्व से पश्चिम की जो विस्तार है वो कम लगता है, क्योंकि यहाँ पे ये थोड़ा चौड़ा है इसलिए ऐसा फील होता है, महसूस होता है, बट एक्चुअली ऐसा है नहीं। आप मेजर यहाँ पे देख सकते हैं, ये 29 है और यहाँ पर 32 है, बस इतने 100 किलोमीटर के ही डिफरेंस है। चलिए नेक्स्ट हम लोग समझते हैं इंडिया एंड द वर्ल्ड। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग का जो इंडियन सिविलाइजेशन है ये बहुत ही इंसिएंट है, बहुत ही पुरानी है और हम लोग अपने पास्ट में अगर झांक कर देखें तो हम लोग का जो सिविलाइजेशन है, जो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट है, जो सोशल डेवलपमेंट है, बहुत ही उत्कृष्ट श्रेणी में थे, बहुत ही अच्छे थे। ये ऐसा क्यों है कि इंडिया पास्ट में भी अच्छे थे और अभी भी इसका जो इन्फ्लुएंस है पूरा वर्ल्ड लेवल पे वो अच्छा है। क्यों? तो इसको समझने के लिए हम लोग समझते हैं कि जो ट्रांसपोर्ट का मीडियम होता है वो कितने तरह का होता है। मेनली 3 तरह के होते हैं। आपको वायु मार्ग होता है, स्थल मार्ग होता है और जल मार्ग होता है, एयरवेज, रोडवेज एंड वाटरवेज। तो इंडिया के पास तीनों ट्रांसपोर्टेशन की एक्सेस है। चूंकि पुराने समय में, प्राचीनतम समय में, इन एंशिएंट टाइम वाटरवेज उतना डेवलप नहीं था, हमारे पास इतने अच्छे अच्छे बोट नहीं थे। तो उस टाइम हम लोग क्या करते थे, स्थल मार्ग से ही पूरे वर्ल्ड से कनेक्ट हो पाते थे। चलिए इसको हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं क्या, ये है आपका हिमालय और हिमालय का रेंज यही है जैसा मैंने ड्रॉ किया, जैसा मैं ड्रॉ कर रहा हूँ हिमालय का रेंज ऐसे ही है। तो इसमें क्या है कि इन देशों से जैसे कि तुर्किस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये तो अफगानिस्तान तो खैर हमारे देश में भी आता था पहले, ये मंगोल ऐसे, तो ये सारे इन स्थल मार्ग से इंडिया में दर्राओं के माध्यम से, पासेस के माध्यम से आते थे। पहले वीडियो में जो इस चैप्टर का बनाया गया है उसमें ये बताया भी गया है कि किस तरह से ये लोग पासेस का यूज करते थे और आते थे यहाँ पे। तो हम लोग प्राचीन समय में भी पूरे वर्ल्ड से कनेक्टेड, वेल कनेक्टेड थे एंड व्यापार था और हम लोग बहुत ही समृद्ध थे हर चीज़ के मामले में, चाहे वो एजुकेशन हो, ट्रेड हो या फिर सोशियोलॉजिकल डेवलपमेंट हो। फिर अब हम लोग क्यों अच्छे हैं, तो इस टाइम सबसे ज़्यादा अगर ट्रांसपोर्टेशन होती है तो वाटरवेज के माध्यम से होती है। तो चूंकि इंडिया का जो स्ट्रैटेजिकल पोजीशन है वो काफ़ी बेहतरीन है, ये इंडियन ओशियंस में लीड करता है। मतलब कि इनके पास, इंडिया के पास जितना इंडियन ओशियंस में कोस्ट लाइन रीजन है वो दूसरे कंट्री के पास नहीं है और इसका एडवांटेज इंडिया को मिलता है क्योंकि ये यूरोप के कंट्री से भी इजीली कनेक्ट हो पाते हैं। और जहाँ पे स्वेज कैनल जैसे ही बन गया, इंडिया का और यूरोप का जो डिस्टेंस है वो 7000 किलोमीटर डिक्रीज भी हो गया। तो फिर इससे पहले 7000 किलोमीटर ज़्यादा क्यों हो रहा था, तो चूंकि यहाँ पे आप देखिए तो ये आपका
लैंड मासेस है, स्थल भाग है। तो जिसके वजह से ट्रांसपोर्टेशन वाटरवेज के द्वारा, जल मार्ग के द्वारा ऐसे नहीं कर पाते था इंडिया, इसके लिए इसको ऐसे जाना पड़ता था अफ्रीका के नीचे से, तब इधर से जाना पड़ता था। तो ये डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा हो जाता था। तो 7000 किलोमीटर डिक्रीज हुआ सिर्फ सुएज कैनल के फॉर्मेशन से ही, जो कि 1869 में 1869 ईस्वी में बना। अब हम लोग देखते हैं कि इंडिया का एक्सेस सिर्फ पश्चिमी देशों के साथ ही अच्छा नहीं है, बल्कि इसका स्ट्रेटेजिकल लोकेशन इतना अच्छा है क्योंकि ये एशिया के दक्षिणी भाग में, पूर्वी दक्षिणी भाग में है, पूर्व में और नीचे सबसे दक्षिण में। तो जिसके वजह से ये इधर पैसिफिक ओशंस से भी कनेक्ट हो पाता है, इंडियन ओशंस और पैसिफिक ओशंस के माध्यम से ये पूर्वी देशों के साथ भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से कनेक्ट कर पाता है अपने आप को। जिसकी वजह से अगर देखा जाए तो आज के समय में ग्लोबलाइजेशन के एज में जो कनेक्शंस है पूरे वर्ल्ड के साथ इंडिया का बहुत अच्छा है। तो अब हम लोग समझते हैं कि इंडिया के नेबरिंग कंट्री कौन कौन से हैं और ये इन देशों के साथ कैसे जुड़े हुए हैं। चलिए, बोला भी जाता है कि अगर आपके पड़ोसी अच्छे हैं तो आपसे ज़्यादा खुशहाल कोई नहीं है, और अगर आपके पड़ोसी अच्छे नहीं हैं तो लाख संसाधन आपके पास क्यों ना हो, वो आपको परेशान कर सकता है, चाहे वो कितना भी कमजोर ही देश क्यों ना हो और मजबूत भी क्यों ना हो। तो इसका भुक्तभोगी आपका इंडिया है। पाकिस्तान का फॉर्मेशन से आज तक हमेशा इंडिया और पाकिस्तान में टसन ही चला है, तो विवाद होते रहते हैं। लेकिन यहाँ पे जानने की बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें ये है कि कौन कौन से स्टेट है जो पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है, कौन कौन से स्टेट है जो पाकिस्तान के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। तो चलिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही रोचक चीज़ है जो हम लोग समझते हैं। इस क्रम में हम लोग दो चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। एक तो देखेंगे कौन कौन से स्टेट है जो हमारे नेबर कंट्री के साथ जुड़ा हुआ है, पड़ोसी देशों के साथ जुड़ा हुआ है, और दूसरा कि कितने स्टेट है जो उन देशों के साथ जुड़ा हुआ है। इन दोनों को हम लोग बहुत ही क्लेरिफाई करते हुए चलेंगे और आपके लाइफ में भी ये तथ्य बहुत ही मदद करने वाली है। तो ये है आपका गुजरात, और ये गुजरात से स्टार्ट होता है आपका पाकिस्तान से इंडिया का बॉर्डर, और यहां तक आता है गुजरात। यहां तक गुजरात अपना बॉर्डर शेयर करता है पाकिस्तान के साथ। फिर यहां तक आपको आता है राजस्थान अपना बॉर्डर शेयर करता है पाकिस्तान के साथ। फिर पंजाब यहां तक बॉर्डर शेयर करता है पाकिस्तान के साथ। फिर ये जम्मू एंड कश्मीर बॉर्डर शेयर करता है पाकिस्तान के साथ। अब यहाँ पे थोड़ी दूर आपको अफगानिस्तान, ये वाला, ये भी अपना बॉर्डर शेयर करने लगता है यहाँ पे जम्मू कश्मीर के साथ। तो इस तरह से अफगानिस्तान भी कुछ ही दूर क्यों ना हो इंडिया का पड़ोसी बन जाता है। हालांकि ये जो रीजन है ये अभी पीओके में है और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर है, हालांकि है तो इंडिया का इंटीग्रल पार्ट। चलिए, अब हम लोग देखते हैं चाइना के साथ कौन कौन से स्टेट है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर आपको चाइना के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है। फिर यहाँ पे हिमाचल प्रदेश आ जा रहा है, आपको चाइना के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है। फिर उत्तराखंड चाइना के साथ अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है। ये उत्तराखंड आपको अब नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करने लगा। उत्तर प्रदेश नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करता है। बिहार नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करता है। और मैं जो वीडियो बना रहा हूँ ये पूर्वी चंपारण है बिहार का, और ये भी आपका नेपाल के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है कुछ पार्ट में। और ये आपका आ गया सिक्किम, जो चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करता है। ये सिक्किम आपको भूटान के साथ भी बॉर्डर शेयर करता है। फिर ये आपका आ गया वेस्ट बंगाल, जो भूटान के साथ शेयर करता है बॉर्डर। ये आपका आ गया असम, ये भी भूटान के साथ। अरुणाचल प्रदेश आपको चाइना के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है, और इस तरह से देखें। फिर यहाँ से म्यांमार के साथ अपना बॉर्डर शेयर करने लगता है आपका अरुणाचल प्रदेश, और नागालैंड भी, और मणिपुर भी, मिजोरम भी। ये तीनों जो स्टेट है, चारों स्टेट आपको म्यांमार के साथ बॉर्डर शेयर करता है। फिर ये देखिए आपको मिजोरम जो है आपको बांग्लादेश के साथ भी बॉर्डर शेयर करता है। त्रिपुरा भी बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर करता है। मेघालय भी बॉर्डर बांग्लादेश के साथ शेयर करता है। फिर पश्चिम बंगाल यहाँ से आपका बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर करता है। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं, एक तो देख रहे हैं कि इंडिया का पड़ोसी राज्य कौन कौन से, पड़ोसी देश कौन कौन से हैं,
और साथ ही साथ इंडिया के कौन कौन से ऐसे स्टेट हैं जो इन हमारे नेबर कंट्री के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। अब यहां से हम देखते हैं एक ह्यूज तटवर्तीय क्षेत्र है, तटवर्तीय रीजन है इंडिया के पास, कोस्टलाइन रीजन है इंडिया के पास। यहाँ पे ये पूरा योग फिर आपको गुजरात है, तो इतना योग आपको कोस्टलाइन रीजन है इंडिया के पास। और इसमें एक कंफ्यूजन इंटरेस्टिंग चीज आपको जानने की इच्छा हुई होगी कि आखिर इंडिया इन बाकी कंट्रियों के साथ जो बॉर्डर शेयर करता है, सबसे ज्यादा लंबा बॉर्डर शेयर किसके साथ करता है इंडिया? तो इसका आंसर है आपका बांग्लादेश। बांग्लादेश देखने में तो बहुत छोटा सा लग रहा है, लेकिन जब इस लाइन को हम सीधा करेंगे तो सारे कंट्री से ज्यादा लंबी दूरी आपको बांग्लादेश का होगा, जो इंडिया के साथ बॉर्डर शेयर करता है, इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है। तो इस तरह से हम देखते हैं क्या कि जो इंडिया का स्थल बॉर्डर है, ये जो आपको गुजरात से लेकर के पाकिस्तान, गुजरात से पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, इन सारे बॉर्डर को अगर हम ऐड करते हैं तो जितने भी इसके स्थल बॉर्डर है वो है आपको 15,200 किलोमीटर। और फिर इसका जो समुद्री रीजन है, ये वाला जो समुद्री रीजन है, ये है आपको 7,516.6 किलोमीटर, जो कि आपके बुक में, नोटबुक में ऑलरेडी ऊपर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। चलिए, तो अब हम लोग देखते हैं कुछ फैक्ट्स को जो इस चैप्टर से संबंधित है। तो ये है आपका एक पड़ोसी देश इंडिया का जो आपको हिंद महादेश में आएगा, श्रीलंका। दूसरा ये है पड़ोसी देश आपका जो आपको हिंद महादेश में आएगा, वो है मालदीव। तो श्रीलंका एकदम इंडिया के दक्षिण भाग में है और ये पाक स्ट्रीट से जुड़ा हुआ है। और ये मालदीव जो है वो इंडियन ओशंस में है, ये भी दक्षिणी दक्षिण पश्चिमी भाग में है, यानी कि साउथ वेस्ट रीजन्स में है। और ये भी इंडियन ओशंस में है, जो कि लक्षद्वीप से जस्ट नीचे है, जस्ट इसको दक्षिण में बोल सकते हैं। और एक और रोचक बात ये है कि ये जो लक्षद्वीप है ये कोरल द्वीप है, इसको हम लोग कोरल द्वीप बोलते हैं क्योंकि ये कोरल द्वीप एक समुद्री जीव से बनता है। और इसके बारे में हम एक अलग से वीडियो बना देंगे, क्योंकि ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। और सबसे बड़ा कोरल द्वीप है आपको ऑस्ट्रेलिया में, कोरल द्वीप सबसे बड़ा वर्ल्ड में ऑस्ट्रेलिया में, उसका ग्रेट बैरियर और उसका नाम है। चलिए, तो अब हम लोग देखते हैं दूसरा एक और भी द्वीप समूह है इंडिया के पास, जो कि है अंडमान एंड निकोबार, और वो है ये आपका यहाँ पे। ये आपको समझा जाता है कि हिमालय का ही पार्ट है। और जो इंडिया का साउदर्न मोस्ट पार्ट है वो है आपका यहीं पे, इसे अंडमान एंड निकोबार में है, जिसको बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। और 2004 के सुनामी में ये डूब चुका है। चलिए, एक तो इंडिया का साउदर्न मोस्ट पार्ट है, उसको हम लोग इंदिरा पॉइंट बोल दिए, और जो नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट है उसको हम लोग इंदिरा कॉल बोलते हैं। दोनों में इंदिरा ही है, कंफ्यूजन होगी तो जाहिर सी बात है आप फोन करने के लिए, कॉल करने के लिए किसी को ऊपर करते हैं, सर पे यहाँ पे फोन लगाते हो, इंदिरा कॉल, दैट मीन्स नॉर्दर्न पार्ट्स। एंड पॉइंट बताने के लिए आप अपने पैरों का इस्तेमाल करते हैं, यही वो जगह है, यही वो प्लेस है, तो पॉइंट करते हो आप पैर से, मतलब वो नीचे, मतलब साउथ में। तो इस तरह से इस कंफ्यूजन को भी आप दूर कर सकते हो कि नॉर्दर्न पार्ट आपका इंदिरा कॉल है एंड साउदर्न पार्ट आपका इंदिरा पॉइंट है। तो ये हम लोग टेक्निकल चीजों को समझने की कोशिश किए हैं इस चैप्टर में। तो जुड़े रहिए पार्थ द लर्निंग हब से, अपनी क्वेश्चंस को, प्रॉब्लम को शेयर कीजिए। जितनी भी एजुकेशनल हेल्प होगी इस चैनल के माध्यम से हम लोग करेंगे, हम लोग का टीम करेगा। तो देखते रहिए, समझते रहिए, पढ़ते रहिए पार्थ द लर्निंग हब से।